हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं अनुराग पांडे। जैसा कि भारत का प्राचीन इतिहास चल रहा था, तो भारत के प्राचीन इतिहास में हमने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल। और वैदिक काल में दो काल हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा? फिर हमने उसके बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में पढ़ा। उसमें हमने आगे, इससे पहले हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है। तो आज हम 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला लाए हैं। प्रश्नों की श्रृंखला भी चल रही है, तो हम एक 10 प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं जो कि आईएएस बाबा से लिए गए हैं ये प्रश्न। ठीक है। तो आईएएस बाबा एक विश्वसनीय संस्था है जिसके क्वेश्चंस की डिमांड भी रहती है, और जो यूपीएससी या सिविल एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनके लिए वो रामबाण इलाज भी है। ठीक है। तो हम वहीं से ये प्रश्न लिए हैं, तो इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए और इसके एक्सप्लेनेशन को, इनकी व्याख्या को, इन प्रश्नों को ध्यान से सुन के, और इनके जो कुछ इम्पोर्टेंस आपको लगे उनको आप नोट डाउन करें, या फिर आप लोग इनको जो है ध्यान से सुनिए और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि प्रश्नों से संबंधित है और प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। तो शुरू करते हैं। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है या पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सभी एग्जाम्पल्स में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, या बौद्ध धर्म, जैन धर्म से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, हड़प्पा सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता मतलब इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हड़प्पा स्थल है वो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। तो हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले खोज यहाँ हुई थी। तो सबसे पहले खोज कहाँ हुई है? हड़प्पा सभ्यता में, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये बड़ा स्थल नहीं है, ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, जो हड़प्पा की सील है वो कार्नेलियन से बनी है, मतलब हड़प्पा की सील कार्नेलियन से बना है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ठीक है। तो आइए देखते हैं ये गलत क्यों है। अब देखिए, स्टेटमेंट है, ये एक व्याख्या है इसकी, कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ खोजे जाने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। आईबीसी को कुछ और नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का अंग्रेजी का शॉर्ट नेम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईबीसी। ठीक है। तो सबसे पहले खोजा गया स्थल था हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जो मुहर मिली थी वो कार्नेलियन की नहीं मिली थी, स्टोनाइट की मिली थी। मतलब, ठीक है। तो ये स्टोनाइट नाव के पत्थर है, उससे बनी हुई मुहर वहाँ पे मिली है, कार्नेलियन की मुहर नहीं मिली है। ठीक है। तो इसलिए दूसरा भी कथन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें बताना है कौन सा कथन सही है। देखते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया जो दुर्ग है वो लोअर टाउन की तुलना में बड़ा है। जो दुर्ग पाया गया है, किला, वो लोअर टाउन की तुलना में बड़ा है। तो कौन सा कथन सही है? तो हमने क्या बताया था कि दुर्ग जो ऊपर एक ऊपर है और एक नीचे है। यहाँ पे कौन है? इनके मुखिया, राजा, ऐसे लोग रहते हैं।
और ये जो निचला स्थल है यहाँ पे कौन रह रहा है? जनता रहती है। अब जनता जहाँ रह रही है वो बड़ा होगा, छोटा तो होगा नहीं। तो जो लोअर टाउन कौन सा है? लोअर टाउन ये है, ये आपका लोअर टाउन है। तो ये छोटा कैसे होगा? ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि दुर्ग की दीवार खड़ी की गई है, लोअर टाउन खुला है। मतलब जो दुर्ग बना हुआ उसमें दीवारों से वो घेरा हुआ है पूरी तरह से, लेकिन जो लोअर टाउन है वो खुला हुआ है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दीवार जो है वहाँ पे दुर्ग के चारों तरफ दीवार जो है, देखते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं। अब क्यों गलत हैं ये देखते हैं हम। इसलिए देखते हैं, दोनों दीवार वाले थे। अच्छा, मोहनजोदड़ो में जो पाया गया दुर्ग है वो लोअर टाउन की तुलना में छोटा है। लोअर टाउन की तुलना में मोहनजोदड़ो में जो पाया गया दुर्ग है वो बहुत छोटा है। हालांकि लोअर टाउन की तुलना में जो गढ़ है अपेक्षाकृत अधिक स्थित है। मतलब गढ़ का मतलब दुर्ग है, यहाँ पे गढ़ का मतलब दुर्ग से है, किसी और चीज़ से नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो लोअर जो है बड़ा है और जो दुर्ग है वो छोटा है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। दूसरी चीज़, लोअर टाउन की तुलना में जो गढ़ है वो क्या है? अधिक स्थित है। अधिक स्थित मतलब अधिक स्थिर है। ठीक है, अब ये इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। गढ़ इस तथ्य के कारण ऊंचाई पर है कि इमारतों को मिट्टी के ईंट के प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया था। मतलब जो गढ़ बनाए गए थे वो क्यों ऊंचे थे? क्योंकि मिट्टी के जो ईंट थे उनका प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था और उसके ऊपर दुर्ग का निर्माण किया गया था, इसलिए वो थोड़ा ऊंचे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। गढ़ और लोअर टाउन जो हैं दोनों दीवार वाले हैं। दीवार वाले तो दोनों हैं, लेकिन दुर्ग जो है ऊंचे पे है, टाउन जो है वो नीचे है। लोअर टाउन बड़ा है, दुर्ग जो है छोटा है। और दोनों क्या है? दीवारों से घिरे हुए हैं। दुर्ग जो है वो थोड़ा सा स्थिर है, ये अलग है। इसके अलावा क्या है कि अच्छा, दुर्ग ऊंचे पे क्यों है? क्योंकि मिट्टी के जो ईंट थे उनके प्लेटफॉर्म पर उसको बनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध स्तूप के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही। तो स्तूप की संरचना में जो अंडा था वो हर्मिका के ऊपर स्थित था। हर्मिका के ऊपर क्यों स्थित होगा? हर्मिका कहाँ है? हर्मिका जो है बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ आप, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो हर्मिका है वो सबसे ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, हर्मिका सबसे ऊपर का हिस्सा है, तो वो अंडा से भी ऊपर। अंडा मतलब क्या? अर्धचंद्राकार आकृति होती ना स्तूप की, उसी की बात कर रहे हैं कि ये जो है इसी को हम अंडे की आकृति में दिखता है ना, तो इसलिए उसको अंडे की आकृति में बोलते हैं, उसको अंडा बोलते हैं। आप उसका जब उसकी संरचना को देखेंगे तो उसको उसमें बताया जाता है फिगर में। ठीक है, यष्टि जो होती है एक बालकनी तख्त है जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करता है। तो यष्टि नहीं है ये। ठीक है, यष्टि नहीं है, ये सही, ये हमें पता है कि यष्टि जो है वो बालकनी तख्त नहीं है। ठीक है, बाकी ये भी स्टेटमेंट गलत ही है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे है गलत। स्तूप को पृथ्वी के एक साधारण अर्धवृत्ताकार टीले, अर्धवृत्ताकार हमने बताया था जिसको अंडा बोलते हैं। अर्धवृत्ताकार एक टीला है, उसको क्या बोलते हैं? अंडा बोलते हैं। स्तूप की संरचना में जो हर्मिका है वो अंडे के ऊपर स्थित है। हर्मिका सबसे ऊपर रहती है। यहाँ पे ये है, ये आपका ये हुआ, ये आपकी हर्मिका यहाँ पे रहेगी हर्मिका। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? हर्मिक जो है एक बालकनी जैसी संरचना होती है जो
जैसी संरचना होती है जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती। हर्मिक कौन सी? ये हर्मिक से लिखा गया है, ये हर्मिका यही। इसके जस्ट नीचे क्या होता है? देवताओं का निवास स्थान होता है यहीं पे। ठीक है, तो ये क्या करती है? देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती है। क्या? हर्मिका। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगला आगे है कि हर्मिका से उत्पन्न होली जो यष्टि होती है वो एक मस्तूल है। हर्मिका से ही, इससे ये हर्मिका है, तो इससे क्या उत्पन्न होती रही है, होने वाली क्या है? ये यष्टि होती है जो मस्तूल थी, जिसे अक्सर छत्री या छत्र द्वारा निर्मित किया जाता था। ठीक है, तो टीले के चारों ओर एक रेलिंग होती है। जैसे टीला बना, अब इसके चारों ओर एक रेलिंग हो जाएगी, ऐसे ऐसे एक रेलिंग रहेगी। ठीक है, जो पवित्र स्थान को धर्मनिरपेक्ष दुनिया से अलग करती थी। ठीक है भाई, अब इसके अंदर में कौन जाता है? इसके अंदर में लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? पूजा पाठ के लिए जाते हैं। लेकिन इसके बाहर जो लोग हैं वो, तो वही चीज़ कि पवित्र स्थान को क्या करता है? धर्मनिरपेक्ष दुनिया से अलग करती थी। क्या? रेलिंग। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखें। तो दोनों स्टेटमेंट इसके गलत थे। चौथा प्रश्न है कि बौद्ध मूर्ति कला में खाली सीट महापरिनिब्बाना का प्रतिनिधित्व करने के लिए थी। बौद्ध मूर्ति कला में जो खाली सीट थी, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या है? महापरिनिर्वाण जो है क्या है? गौतम बुद्ध ने जब क्या इनकी मृत्यु होती तो उसको क्या बोले? महापरिनिर्वाण बोले। तो हमने बताया था जो मृत्यु महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? पैर हैं, दो पैर ऐसे बने हुए हैं, वही है इसके प्रतीक चिन्ह। तो प्रतिनिधित्व महापरिनिर्वाण का कौन करता है? पैर पद चिन्ह करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? व्हील का प्रतीक जो है बुद्ध के पहले उपदेश के लिए खड़ा था। ठीक है, तो जो धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से उन्होंने पहला उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, जिसको सारनाथ भी बोलते हैं, ऋषिपत्तन भी बोलते हैं और मृगदाव भी बोलते हैं उसको। तो पहले धर्मचक्र प्रवर्तन हमने क्या क्या बताया था? इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। 4 आर्य सत्य कौन कौन से? दुख समुदाय। ठीक है, मतलब क्या 4 आर्य सत्य बताए थे? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। तो इन चारों के बारे में बोला था इन्होंने। ये जो है, ये 4 चीज़ें जो हैं ये क्यों हैं? लोगों को अज्ञानता है, लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए ये 4 चीज़ें हैं। फिर उन्होंने क्या बताया? इनसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग बताए। सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, तो सम्यक उन्होंने बता डाला। मतलब अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताए। इन 4 आर्य सत्यों से, मतलब ये दुख जो है इनसे छुटकारा पाने के तरीके के बारे में इन्होंने बताया कि आप सही से आचरण रखें, अपना सही से बात करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने को बोला और ये कहा कि ये अष्टांगिक मार्ग का अगर आप अनुसरण करते हैं तो क्या होगा? आप दुखों से मुक्त रहेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे पद चिन्ह है। ये वाला सही है क्योंकि धर्म चक्र परिवर्तन है, वो चक्र नाम ही आ रहा है, धर्म चक्र। तो चक्र जब नाम आ रहा है तो ये ठीक है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है, व्हील का प्रतीक जो है बुद्ध के पहले उपदेश के लिए खड़ा था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही और पहला स्टेटमेंट गलत है। आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताना था कि सही नहीं है, तो सही नहीं, तो पहला स्टेटमेंट इसका सही नहीं है। अब आइए देख लेते हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखिए, बौद्ध मूर्ति कला में खाली सीट बुद्ध के ध्यान को इंगित करने के लिए थी। वहाँ पे क्या बताया गया? महापरिनिर्वाण के लिए, लेकिन नहीं, खाली सीट जो है बुद्ध के ध्यान को इंगित करने के लिए थी। स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतिनिधित्व करने के लिए थे। ठीक है,
हमने वहाँ सॉरी गलत बोला था, पदचिन्ह नहीं, स्तूप। स्तूप जो है महापरिनिर्वाण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो बौद्ध मूर्ति कलम खाली सीट बुद्ध के ध्यान को इंगित करती है और स्तूप जो है महापरिनिर्वाण का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत था। दूसरा, व्हील का प्रतीक सारनाथ में दिए गए बुद्ध के पहले उपदेश के लिए खड़ा था, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है कि थोट्टलकोंडा का महास्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो थोट्टलकोंडा का महास्तूप मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश में है या फिर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में नहीं है ये। पहली बात तो नाम ही है थोट्टलकोंडा, तो नाम से ही कुछ अंदाज़ा लगे तो साउथ इंडिया में हो सकता है, दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में हो सकता है, तो मध्य प्रदेश में थोट्टलकोंडा महास्तूप नहीं है। दूसरा क्या है स्टेटमेंट? तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? धमेक स्तूप गुजरात में है। धमेक स्तूप कहाँ है? गुजरात में है या मध्य प्रदेश में है? तो दूसरा स्तूप जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में हमने अभी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि धमेक स्तूप, कल ही उन्होंने बताया था कि जो धमेक स्तूप है वो गुप्तकालीन है और सारनाथ में स्थित है। ठीक है, तो धमेक स्तूप कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? सारनाथ में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो थोट्टलकोंडा महास्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है और थोट्टलकोंडा हिल्स पे स्थित है। थोट्टलकोंडा का जो महास्तूप है वो थोट्टलकोंडा हिल्स है, एक मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे ये महास्तूप है। ठीक है, और धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? सारनाथ। सारनाथ में है और साथ में गुप्तकालीन है ये। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या है देखते हैं। पहले तो ये ध्यान रखना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हो, क्या पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है या फिर सही नहीं पूछा जा रहा है। दोनों चीज़ों पे गौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो भारत में रॉक कट मंदिर पल्लवों द्वारा पेश किए गए थे। क्या है? पल्लवों के द्वारा पेश किए गए थे। रॉक कट मंदिर आपको याद होगा, कुछ मंदिरों के बारे में आपको याद होना चाहिए। रॉक कट मंदिर के बारे में, जैसे रथ मंदिर है। ठीक है, उन्हीं के बारे में जानिए अभी। ये देखिए रथ मंदिर सेकंड में दिया भी गया है। पंच पांडव रथ मंदिर, उसमें देवकी मंदिर भी है, वो द्रौपदी मंदिर भी है जो सबसे छोटा भी है और चलायमान भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो भारत में रॉक कट मंदिर जो है वो पल्लवों द्वारा पेश किए गए थे, सही बात है। पंच पांडव रथ मंदिर 5 अलग अलग शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखंड मंदिर। अखंड मंदिर मतलब इनका खंड नहीं है, एक साथ जुड़े हैं। ठीक है, जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, तो ये जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं है। जैसे एक ही पहाड़ी वाड़ी काट के बना दिया गया था, इस तरीके से है कुल मिला के। ठीक है, अच्छा तीसरा स्टेटमेंट तो दूसरा भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे वो पल्लवों के बीच रॉककट आर्किटेक्चर के अग्रणी थे। महेंद्र वर्मन जो प्रथम थे वही पल्लवों की जो रॉककट आर्किटेक्चर का निर्माण हुआ था उसके लिए अग्रणी कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो पूछा क्या गया है? सही नहीं है। तो दूसरा तीसरा 3 1 2, तो जब सही तीनों हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि कोई भी सही नहीं का मतलब क्या है? कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, और जब गलत कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा? डी आंसर होगा इसका। ठीक है, सही नहीं का मतलब कौन से कथन गलत हैं, अगर तीनों स्टेटमेंट सही हैं
तो डी वाला ऑप्शन होगा कि कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। डी सही है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। पल्लवों ने चट्टान से मंदिरों की खुदाई की कला पेश की थी। सही बात है। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली जो है पल्लव शासन से शुरू हुई। मंदिर वास्तुकला की जो द्रविड़ शैली है वो क्या है, पल्लव शासन से शुरू हुई मानी जाती है। ठीक है, अब इसमें महेंद्र वर्मन जो थे, महेंद्र वर्मन प्रथम ने रॉक कट मंदिरों की शुरुआत की थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि रॉक कट मंदिर की शुरुआत महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। ठीक है, 5 रथ मंदिर जिन्हें पंच पदवा रथ भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। पंच रथ मंदिर को पंच पदवा मंदिर भी कहते हैं। मंदिर की वास्तुकला की 5 अलग अलग शैलियों को दर्शाते हैं ये। तो पल्लवों के शासनकाल में ही द्रविड़ शैली का उद्भव हुआ। इन्हीं के टाइम में रॉक कट मंदिरों का निर्माण भी शुरू हुआ है और इसमें जो अग्रणी भूमिका निभाए थे वो थे महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसको पल्लव शैली भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न है कि नागर शैली और द्रविड़ शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नागर शैली मंदिर और द्रविड़ शैली मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो पूछा गया है कौन सा कथन सही है। नागर मंदिरों में गर्भगृह है जबकि द्रविड़ मंदिर में नहीं है। ऐसा भी है? ऐसा तो नहीं है। मंदिरों में गर्भगृह है जबकि द्रविड़ मंदिर में गर्भगृह नहीं है। तो नागर मंदिर में कहाँ पे गर्भगृह आप पढ़े हैं? ठीक है, गर्भगृह आपको द्रविड़ शैली में ही मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, गलत हो गया। आप इसको चेंज कर दीजिए, गर्भ को इधर लाइए, इनके साथ जोड़िए और नागर को ऐसे ही रख दीजिए बस। ठीक है, नागर और द्रविड़ जो है मंदिरों में मंडप है। नागर और द्रविड़ जो मंदिर हैं इन दोनों में मंडप हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही शैलियों में मंडप का प्रयोग किया गया है, लेकिन द्रविड़ शैली में क्या है कि गर्भगृह है। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं क्या है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। द्रविड़ मंदिरों में गोपुरम नामक विशाल द्वार है। द्रविड़ मंदिर में जो विशाल द्वार है उसको गोपुरम कहा जाता है। द्रविड़ मंदिर में जो विशाल द्वार है उनको गोपुरम कहा जाता है, जबकि नागर मंदिर उनके पास नहीं है। ठीक है, नागर मंदिरों के जो शिखर हैं वो घुमावदार हैं। जो नागर मंदिरों के शिखर हैं वो क्या हैं, घुमावदार हैं। लेकिन द्रविड़ मंदिरों की जो विमान मतलब जो शिखर हैं वो क्या हैं, पिरामिड नुमा है। पिरामिड नुमा है। ठीक है, तो द्रविड़ मंदिरों की जो विमान हैं वो कैसे हैं, पिरामिड नुमा हैं, आकृति वाले हैं। अगला देखते आगे क्या है कि नागर और द्रविड़ मंदिर दोनों में गर्भगृह है। अच्छा, नागर और द्रविड़ मंदिर दोनों में क्या है, गर्भगृह हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नागर और द्रविड़ मंदिर दोनों में गर्भगृह है जहां मुख्य देवता की मूर्ति रहती है। नागर और द्रविड़ जो है दोनों मंदिरों में मंडप हैं, ये भी बात सही है। तो नागर और द्रविड़ दोनों में गर्भगृह हैं, दोनों में मंडप भी पाए जाते हैं। नागर का जो शिखर है वो घुमावदार है, लेकिन द्रविड़ का जो शिखर है वो कैसा है, पिरामिड नुमा है। द्रविड़ मंदिरों में गोपुरम जो होता है वो विशाल द्वार है, लेकिन
नागर मंदिरों में ऐसी कोई संरचना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न 8, भारत इस्लामी वास्तुकला के बारे में बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या है? मुस्लिम वास्तुकला किसी भी सतह पर किसी भी जीवित रूपों की प्रतिकृति मना करती है। मुस्लिम वास्तुकला जो है किसी भी सतह पर किसी भी जीवित रूपों की प्रतिकृति क्या करती है? मना करती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था इसका निर्माण। किसका? कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार के पास एक चीज़ हमने बताई थी आपको, क्या है वहाँ पे? मेहरौली का लौह स्तंभ जो है वो कुतुब मीनार के प्रांगण में ही स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और यहाँ पे क्या पूछा गया? सही नहीं है। तो सही नहीं है मतलब क्या कि कौन से कथन गलत हैं? तो गलत नहीं दोनों। तो स्टेटमेंट ये आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। डी इसका सही आंसर है। ठीक है, हिंदुओं के विपरीत जिन्होंने अपने धार्मिक विश्वास के हिस्से के रूप में कई रूपों में हर जगह भगवान की अभिव्यक्ति की कल्पना की थी। किसने? हिंदुओं ने क्या किया था? धार्मिक विश्वास के हिस्से के रूप में हर जगह पर भगवान की अभिव्यक्ति की कल्पना की। कैसे? कई रूपों में। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया कि किसी भी सतह पर जीवित रूपों को दोहराने के लिए मना किया उन्होंने। ठीक है, ये चीज़ है। उसके अलावा 1200 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक रहे हैं, गुलाम वंश। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करा दिया था। इनके बाद ऐबक के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? इल्तुतमिश। तो ये गुलाम वंश क्यों हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम थे और इल्तुतमिश भी गुलाम थे। ठीक है, तो ऐबक के उत्तराधिकारी रहे इल्तुतमिश। इन्होंने क्या किया? इसमें 3 मंजिला जोड़ दिए। शुरुआत की थी कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसमें 3 मंजिला जोड़ा किसने? इल्तुतमिश ने। फिर 1369 में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? बहाली का काम किया और इसे पूरा किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने 1369 में। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत के जो वंश रहे हैं उनके बारे में उनको सही क्रम से बताएं। तो कौन कौन है? सही क्रम क्या है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो लोदी में एक थे कौन? बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसी समय इब्राहिम लोदी हार गए और इब्राहिम लोदी क्या हुआ? युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। और ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला पहला शासक कौन है भारत का? तो याद होना चाहिए कि इब्राहिम लोदी थे वो। ठीक है, तो 1526 के पानीपत के पहले युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जो उसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और वो मारा भी गया। और इसी के साथ क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ। फिर अब शुरू होता है मुगल शासन। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अच्छा, सैयद वंश के बारे में क्या है? सैयद वंश के बारे में हमने कुछ बताया था आपको। क्या बताया था? जो सैयद वंश है, सैयद वंश के बारे में हमने क्या बताया था आपको कि सैयद वंश के संस्थापक कौन रहे?
सैयद वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं, तैमूर का एक सूबेदार था। तैमूर ने क्या किया था, एक सूबेदार नियुक्त किया था। सूबेदार कहाँ का, लाहौर का सूबेदार था ये। नाम क्या था इसका, खिज्र खां। नाम था खिज्र खां। इसको किसने सूबेदार बनाया था, तैमूर ने। कहाँ का सूबेदार, तो लाहौर का सूबेदार था खिज्र खां, जिसने 1414 में क्या किया था, सैयद वंश की स्थापना की थी। और ये जो सैयद वंश है इसका शासनकाल कितना है, 1414 से 1451 तक, मतलब 37 साल। ठीक है, तो 37 साल तक क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का भी योगदान रहा है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब सूबेदार नियुक्त किया गया था खिज्र खां, तो उस समय तैमूर ने क्या किया था, दौलत खां को पराजित किया था। किसको पराजित किया था, दौलत खां को। दौलत खां को पराजित करने के बाद तैमूर ने सूबेदार नियुक्त कर दिया लाहौर का खिज्र खां को, जिसने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी तो हम बता रहे थे सैयद वंश। तो सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा है। संस्थापक रहा है कौन, खिज्र खां। खिज्र खां कौन है, तैमूर का तैमूर के द्वारा नियुक्त किया गया एक सूबेदार है, जो कि लाहौर का सूबेदार था। और तैमूर ने क्या किया था, उस समय दौलत खां को हराया था, और दौलत खां को हराने के बाद उसने खिज्र खां को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। और बाद में यही खिज्र खां क्या किया, सैयद वंश की स्थापना की। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी कि जो सैयद वंश है, सैयद वंश के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन जो है, एकमात्र जो स्रोत है हमारे पास, वो है तारीख़ मुबारक शाही। क्या है, तारीख़ मुबारक शाही। मुबारक शाही, तारीख़ मुबारक शाही एक किताब का नाम है, जो कि सैयद वंश के शासकों के बारे में जानने का एकमात्र स्रोत है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके लेखक कौन हैं, तो याहिया बिन अहमद। याहिया बिन अहमद जो हैं इसके लेखक हैं। कौन, याहिया बिन अहमद। ठीक है, तो याहिया बिन अहमद किसके लेखक हैं, किताब कौन सी बताए, तारीख़ मुबारक शाही। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया प्रश्न नंबर 9, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है। तो सही ढंग से कौन सी जोड़ी मेल खा रही भाई, चलिए देखते हैं। तो सही ढंग से जो जोड़ी मेल खाएगी बताना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा में कौन सा मंदिर है, जैन मंदिर हमने बताया था। ठीक है, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में नहीं, ये है राजस्थान में। ठीक है, तो पहला जो है, पहला वाला जोड़ा जो है वो गलत है। ठीक है, पहला वाला जोड़ा गलत है। तो ए में पहला है और डी में भी पहला ही है, तो ए और डी दोनों ही स्टेटमेंट क्या हुए, दोनों ही आंसर क्या हुए, गलत हो गए। अब बचा बी और सी। अब देखते हैं, दूसरा है तुंगनाथ मंदिर। ठीक है, जो तुंगनाथ मंदिर है वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। तुंगनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर नहीं, ये राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तीसरा कौन सा मंदिर है, अब देखो, पहला और दूसरा तो गलत है, तो पहला गलत हुआ तो ए और डी गलत हो गए।
और जब दूसरा गलत हुआ तो बी भी गलत हो गया। अब बचा कौन सा स्टेटमेंट, ये आंसर आपके पास सी। ठीक है, तो सी आंसर आपका सही है, क्योंकि महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में, और मुंडेश्वरी देवी मंदिर आपका कहाँ है, बिहार में। तो बिहार में मुंडेश्वरी देवी मंदिर है, बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, स्टेट पीएससी यूपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है, या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है बिहार के लिए, लेकिन स्पेशल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु और मुंडेश्वरी देवी मंदिर जो आपका है वो है बिहार में। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें 3 और 4 सही हैं। ठीक है, 3 और 4 सही, हाँ सी सही है। ठीक है ना। अब देखिए क्यों सही है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर वो राजस्थान में है। हमने बताया था दिलवाड़ा के जैन मंदिर के बारे में, आपको बताया भी था कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान में है, तो राजस्थान में कहाँ है ये आपको ये भी पता होना चाहिए। तो दिलवाड़ा जो स्थल है, ठीक है ना, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है। आगे है तुंगनाथ मंदिर। जो तुंगनाथ मंदिर वो कहाँ पे है, आपका उत्तराखंड में है। तुंगनाथ मंदिर जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तीसरा है महाबलीपुरम मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है, महाबलीपुरम मंदिर आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में। महाबलीपुरम मंदिर आपका तमिलनाडु में है, तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका राजस्थान में है, और मुंडेश्वरी देवी का मंदिर जो है कहाँ पे है, बिहार में स्थित है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो हमने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में, जब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे क्या कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो संगमरमर का बना हुआ है। किसका बना है, संगमरमर का, संगमरमर। ठीक है, तो संगमरमर का बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो नाम है विमल शाह। ठीक है, विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, किसका निर्माण करवाया था, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह ने संगमरमर से करवाया था, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए तो मुंडेश्वरी देवी मंदिर हो गया, कहाँ पे है, बिहार में स्थित है। ठीक है ना। इसके साथ में एक चीज़ और जानते हैं कि जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो विमल शाह ने बनवाया है। तो विमल शाह कौन है, जो विमल शाह हैं वो कौन है, तो विमल शाह के बारे में कहा जाता है कि चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत थे। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत थे विमल शाह, और विमल शाह ने ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो प्रश्न नंबर 10, तो प्रश्न नंबर 10 में क्या है, 10 में क्या है, पहला स्टेटमेंट है, यह वास्तुकला की जो बेसर शैली है, बेसरा शैली लिखा गया है, लेकिन आप बेसर शैली के बारे में जानते हैं। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि नागर, द्रविड़ और बेसर किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये मंदिर से ही संबंधित मंदिर शैलियां हैं तीनों। तो बेसर जो शैली है उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो नागर कहाँ पे पड़ता है, नागर शैली कहाँ है, उत्तर भारत में। द्रविड़ कहाँ है, दक्षिण भारत में। तो कौन आएगा फिर, यहाँ पे आएगा नागर शैली। ठीक है, तो इन दोनों का संयोजन है,
नागर और द्रविड़ का संयोजन है, बेसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। बीच में क्या है, बेसर। अब बेसर शैली फिर से बता देते हैं कि एक तो हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। यहाँ पे हुआ नागर, यहाँ पे हो गया द्रविड़, बीच में क्या है, इनको ऐसे प्लस कर दो तो यहाँ क्या है, बेसर, ठीक है, ठीक है ना। तो नागर और द्रविड़ शैली का संयोजन है क्या, बेसर, ठीक है। आगे है, बेलूर और हलेबीडु में होयसलेश्वर जो मंदिर है, होयसल का जो मंदिर है वो बेसर शैली का उदाहरण है। बेलूर और हलेबीडु कहाँ है, कर्नाटका में है, ठीक है। तो बेलूर और हलेबीडु जो मंदिर हैं, बेलूर हलेबीडु का जो मंदिर है, होयसल मंदिर, वो जो है बेसर शैली का उदाहरण है। तो ये दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। तो क्या पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। जब दोनों सही हैं तो कौन सा इसमें आंसर होगा, सी आंसर होगा इसका, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, सी होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। जो बेसर शैली हमने वही बताया था कि नागर और द्रविड़ का संयोजन है, उत्तर भारत में नागर, दक्षिण भारत में क्या है, द्रविड़ शैली है, विशिष्ट है दोनों, ठीक है। अब देखिए कि बेलूर और हलेबीडु तथा सोमनाथपुरा जो है में होयसल जो मंदिर है वो बेसर शैली का प्रमुख उदाहरण है। अभी हम इसका मतलब इसका क्लास तो हुआ नहीं, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और भी आपको और भी चीज़ें बताएंगे। तो आज जो है ये क्वेश्चन जो प्रश्नों की श्रृंखला 10 प्रश्नों की श्रृंखला थी, आज यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा भी जानने की कोशिश करें कि कुछ एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है। एक्स्ट्रा में जानेंगे PVTGS क्या है, PVTGS क्या फुल फॉर्म क्या है इसका, तो फुल फॉर्म इसका होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। भारत के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में जानते हैं कि ये इनके जो मानक हैं वो क्या हैं, ठीक है। इनके लिए कुछ समितियां गठित की गई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। और ये भी जानेंगे साथ में कि जो ये PVTGS का कॉन्सेप्ट आया वो कब से शुरू हुआ माना जाता है। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि PVTGS की वर्तमान में प्रजाति मतलब PVTGS में कितनी जनजातियों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। देखिए इनके क्या हैं मानक, क्या हैं भाई मानक इनके हैं, शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़े होंगे, ये शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर एक पिछड़े हैं। दूसरा है सुविधाओं से दूर हैं ये, ठीक है। तीसरी चीज हाशिए पर हैं, हाशिए पर अलग थलग पड़े हैं, ठीक है, जिनका समाज से कोई जुड़ाव नहीं है, ठीक है। अगला है कि संवैधानिक श्रेणी नहीं है इनकी, इनकी कोई संवैधानिक श्रेणी नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनके बारे में आप बताइए, इनके बारे में कौन से कथन सही हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि PVTGS जो है वो संवैधानिक कोई संवैधानिक श्रेणी नहीं है, लेकिन क्या कि सरकार जो है भारत सरकार का वर्गीकरण है इनके लिए, भारत सरकार का वर्गीकरण है, लेकिन संविधान में इनका कोई इनके लिए कोई वो नहीं दिया गया, ठीक है। संवैधानिक श्रेणी इनको नहीं दी गई है, अपितु क्या है भारत सरकार के द्वारा इनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसमें कुछ जान जाते हैं PVTGS के बारे में। तो कौन कौन से हैं, असुर है, बिरहोर, बिराजिया, कारवा, परहिया, भाबर, डोंगरिया कोंद, ठीक है। ये सब क्या है PVTGS में है, ठीक है ना।
चलिए इनके मानदंड समझ लेते हैं, कौन कौन से हैं मानदंड। मानदंड के बारे में जानते हैं। तो मानदंड जो है वो कौन कौन से हैं कि प्रौद्योगिकी के पूर्व जो कृषि स्तर था उसी पे वो अभी भी हैं, ये चीज़। दूसरी चीज़, एक स्थिर या घटती जनसंख्या, इनकी जनसंख्या में भी कोई वृद्धि नहीं हो रही, इनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है। ठीक है, जैसे बहुत सारी जनजातियां भारत में पाई जाती हैं, जैसे आपकी जारवा है, सेंटनीज है, अभी हमने बताया असुर है, बिरहोर, बिराजिया, कोरवा, परहिया, ठीक है, डोंगरिया कोंड। तो ये सब क्या हैं, इन सब की जनसंख्या या तो स्थिर है या फिर इनकी जनसंख्या क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, आगे क्या है कि बहुत कम साक्षरता है इनके पास, साक्षरता का लेवल भी इनका बहुत कमज़ोर है। अगली है कि इनका जो अर्थव्यवस्था का एक निर्वाह स्तर जो है, अब वो क्या करते हैं, जंगल में रहेंगे, जंगल में हैं तो उन पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इनके मानदंड हैं। अब देखते हैं लोकुर समिति का गठन किया गया था। लोकुर समिति है, ढेबर समिति है, दो समितियां हैं। तो लोकुर समिति का जो गठन किया गया था, क्वेश्चन आ सकता है या पूछ सकता है कि लोकुर समिति का संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकुर समिति का संबंध जनजातियों से है। ठीक है, जनजातियों से संबंधित है लोकुर समिति का संबंध। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बताया था, इन्होंने बताया कि छापात्मक लक्षण है इनके। ठीक, दूसरा प्रत्यक्ष संस्कृति है, इनका संस्कृति से जुड़ाव जो है प्रत्यक्ष रूप से है, ये आज भी अपनी उसी संस्कृति को उसी तरीके से मानने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और मानते भी हैं। ठीक है, तीसरा क्या बोले थे, तीसरा क्या लोकुर समिति की सिफारिश क्या रही कि उन्होंने सिफारिश नहीं, उन्होंने बताया इनके बारे में। तो तीसरा चीज़ बताया कि समुदाय के साथ बड़े पैमाने पर संपर्क में कमी रहती, मतलब जो और भी समुदाय रहते हैं उनके साथ इनका कोई जुड़ाव नहीं रहता है, इनका कोई संपर्क नहीं रहता है। ठीक है, ये अपने ही उसमें रहते हैं। तीसरी चीज़ भौगोलिक कमी। ठीक, चौथी चीज़ क्या है, इनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है। तो ये इन्होंने लोकुर समिति ने कुछ मानदंड दिए थे इनके लिए, किसके लिए, जनजातियों के। ठीक है, अगली समिति थी ढेबर समिति। अब ढेबर समिति के बारे में अगर बात किया जाए कि ढेबर समिति का संबंध किससे था, तो आपको पता होना चाहिए कि आदिम जनजाति समूह के लिए गठित की गई समिति थी ढेबर समिति, जिसका गठन 1975 में कब किया गया, आदिम जनजाति के समूह के लिए गठित समिति कौन सी है, ढेबर समिति। इसका गठन हुआ था 1975 में, 1975 में इस समिति का गठन किया गया था। और इन्होंने क्या किया कि उस समय कब 1975 में इन्होंने 52 समूहों की पहचान की थी। ठीक है, तो ढेबर आयोग आदिम जनजाति समूह से संबंधित है और इन्होंने ये समिति जो बनी थी 1975 में बनी थी। ठीक है, तो इस समय वर्तमान में जो आदिम जनजाति समूह में शामिल किए गए हैं उसमें 72 जनजातियां शामिल हैं। कितनी हैं, 72 जनजातियां शामिल की गई इसमें। ठीक है, अब देखिए इसकी संकल्पना कब आई है, तो पीवीटीजी की जो संकल्पना आई है वो आई है 2006 में। ये ध्यान रखना है कि 1975 में ढेबर आयोग की समिति का गठन किया गया था और 2006 में इसकी संकल्पना आई, किसकी, पीवीटीजी की। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी कुछ है। अब कुछ जनजातियां हैं, जैसे धौलाधार श्रेणी की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। अब धौलाधार श्रेणी में कौन कौन सी जनजातियां हैं ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें कौन कौन सी जनजातियां हैं, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल,
लाहौली और बारी। लाहौली से आपको पता है, नाम ही समझ में आ रहा है कि लाहौल स्पीति जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, और धौलाधार श्रेणी वही उसी के आसपास स्थित है। ठीक है। गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी, ये सारी जनजातियां धौलाधार श्रेणी में पाई जाती हैं। ठीक है। एक घाटी है मेचुका वैली। मेचुका वैली अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी ध्यान रखना है, जो एग्जाम्स होने वाले हो सकता है उसमें सुमेलित करने के लिए पूछ लिया जाए, या फिर वन वर्ड में पूछा जा सकता है कि मेचुका घाटी या मेचुका वैली कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस पर न्यूज़ तो कोई है नहीं क्योंकि बहुत पुराना मामला है, लेकिन ऐसे हो सकता है कि मेचुका घाटी कहाँ पे स्थित है। ठीक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, करंट के रूप में हो सकता है कि ना पूछा जाए। चलिए, हो जनजाति में शादी की जो विवाह की है 2 पद्धतियां हैं। हो जनजाति है, इसमें 2 प्रकार की विवाह पद्धति पाई जाती है। कौन कौन सी है? एक तो है आपकी अंडी, एक तो है क्या अंडी, और दूसरी ओपोर तीपी। हो जनजाति की जो विवाह पद्धति है वो 2 है, एक है अंडी और दूसरी है ओपोर तीपी। ठीक है। चलिए, तिब्बत पठार को चेंगतांग क्वागाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसके अलावा हम जानते हैं कि आर.एस. बहावत और ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो कि कृष्णा नदी जल विवाद निपटारे से संबंधित है। कौन कौन है इसमें? आर.एस. बहावत और ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में जो समिति का गठन किया गया है वो कृष्णा नदी जल बंटवारे के निपटारे से संबंधित समिति है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देख लेते हैं, 1-2 और हैं फैक्ट्स हैं ये सब, और ये फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारे पास थे तो हम कहीं इसको आज इसी 10 क्वेश्चन के साथ इनको भी चला देते हैं, बता देते हैं। ठीक है। तो देखिए, अष्टमुडी कहाँ है? केरल में है। इसको क्या बोलते हैं? इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो अष्ट का मतलब होता है 8 और मुड़ी का मतलब होता है शाखा। ठीक है। तो अष्टमुडी 8 शाखा इसका अर्थ है, जो कि केरल में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना, अष्टमुडी जो है वो लैगून है, कयाल है, जो 8 शाखाओं वाला लैगून या कयाल है वो है अष्टमुडी, और कहाँ पे है? केरल में। ठीक है। नाइजर नदी कहाँ से निकलती है? नाइजर नदी निकलती है आपकी फुटा जालौन पठार से निकलती है। नाइजर नदी जो है आपकी फुटा जालौन पठार से निकलती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। लिम्पोपो के बारे में पता होगा सबको कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए 4 मठ थे। वो 4 मठ कौन कौन से थे? तो एक तो है श्रृंगेरी, जो कि कर्नाटक में है, दक्षिण में है। दूसरा है द्वारका, जो कि गुजरात में है, वो पश्चिम में है। तीसरा है पुरी, जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में जो है वो पूरब में है। और चौथा है ज्योतिर्मठ या जोशी मठ। ज्योतिर्मठ या जोशी मठ जो है वो आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। इसके आगे भी कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे क्या है कि पुर्तगाली गवर्नर जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था वो 1511 और 15 में क्या किया था? मलक्का और हारमुज पर अधिकार कर लिया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पुर्तगाली अल्फांसो, ये मलक्का और हारमुज पर अधिकार किसने किया था? तो आपको पता है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। और कब किया था? 1511 और 1515 में। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जब गोवा आज़ाद हुआ है, गोवा 1961 में, गोवा का जो पुर्तगाली गवर्नर था उसका नाम था मैनुअल एंटोनियो
वस्सालो ए सिल्वा, ठीक है। 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वस्सालो ए सिल्वा नाम था, और ये 1958 से 61 तक गोवा का गवर्नर जनरल रहा है, ठीक है। गवर्नर रहा है, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर रहा है, ठीक है। फिर उसके अलावा स्वतंत्रता जब हुई, भारत को जो स्वतंत्रता मिली, उस समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो स्वतंत्रता के दौरान गोवा का पुर्तगाली गवर्नर था गवर्नर जनरल जोसे फोरेरा जोस्सा था, जोसे फोरेरा जोस्सा था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि डचों का जो पूर्वी केंद्र रहा वो बटेविया रहा है। डच थे, उनका जो पूर्वी केंद्र रहा वो बटेविया रहा है, और बटेविया आज के समय में जकार्ता, आज का जकार्ता जो था उस समय बटेविया उसको कहा जाता था। तो डचों का जो पूर्वी केंद्र था वो कहाँ था? बटेविया में था, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और अग्रगामी नीति के बारे में अभी हम जब मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे इसके बारे में और भी अच्छे से। लेकिन अभी जो है इतने फैक्ट्स आपको ध्यान में रख कर चलने होंगे, हो सकता है कि आपके काम आ जाएं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका जाएगा। और साथ में कमेंट करके भी बताइए कि क्या कमी है, कोई कमी अगर है तो वो भी कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा है तब भी कमेंट करके आप बताइए। अगर कमी को आप बताते हैं तो उसको सुधार करने की पूरी कोशिश की जाएगी, अगर आप अच्छी बताते हैं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आप लोगों के द्वारा ही इस क्या होगा कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो उनकी भी हेल्प होगी, वो भी पढ़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा उनके लिए भी। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी हेल्प कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।